हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहा हूँ, जो कि 5 अंक का पूछा जाता है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। जो फिजिक्स का पेपर जो 6 तारीख को है, 6 मार्च को है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कहता है कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र बताइए। तो अपवर्तन का सूत्र के लिए, निगमन के लिए डेरिवेशन हम यहाँ पर करेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में करेंगे। क्लियर हो जाएगा आपको स्टूडेंट, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी इस टॉपिक के अंदर। आपको किस प्रकार से बोर्ड में करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है नहीं। तो स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब स्टूडेंट, हम आप पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक को। चलते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये सबसे ज़्यादा जो सेकंड बुक है आपकी, सेकंड बुक से लिया गया है ये प्रश्न, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने ऊपर लिख भी दिया है। एनसीईआरटी बुक से मैंने सेकंड बुक से लिया है, फिजिक्स का है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, ठीक है नहीं। अब गोलीय पृष्ठ कौन कौन से होते हैं? देखो, अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, ठीक है नहीं। दो प्रकार के हो सकते हैं, उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो दो प्रकार के यहाँ पर पृष्ठ हो सकते हैं, गोलीय पृष्ठ, ठीक है नहीं। तो गोलीय पृष्ठ क्या होता है? गोलीय दर्पण वगैरह तो आपने देखा है, तो ऐसे ही इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम अपवर्तन का सूत्र की बात करते हैं। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए, ठीक है नहीं, तो उसको कहते हैं अपवर्तन। तो यहाँ पर हमें वही करना है, अपवर्तन कराना है। किसी भी किरण का, किसी भी वस्तु से चलने वाली किरण का अपवर्तन कराना है, तभी क्या होगा, हमें अपवर्तन का सूत्र मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर किसके लिए पढ़ेंगे? हम यहाँ पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, किसके लिए? अवतल के लिए, सॉरी उत्तल के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे यहाँ पर हम? उत्तल के लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे। गोलीय पृष्ठ कौन सा होगा? मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, उत्तल। तो उत्तल पृष्ठ हेतु, ठीक है नहीं, उत्तल पृष्ठ हेतु, उत्तल पृष्ठ पृष्ठ हेतु हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चित्र से क्लियर करता हूँ कि किस प्रकार से आपको चित्र ड्रॉ करना है। बहुत ही आसान शब्दों में, आसान वे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने उत्तल पृष्ठ लिया है, मैंने गोलीय उत्तल पृष्ठ लिया है, ठीक है नहीं। तो गोलीय उत्तल पृष्ठ मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गोलीय है, क्योंकि और कौन सा है? उत्तल पृष्ठ। उत्तल का मतलब क्या होता है? उत्तल का भाग उठा हुआ होता है, तो ये वाला हिस्सा देखो आपका उठा हुआ है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो लिया है, ये उत्तल पृष्ठ लिया है, गोलीय उत्तल पृष्ठ, ठीक है। आपको पता है कि इसके मध्य से जो रेखा जाती है वो क्या होती है? वो होती है आपकी मुख्य अक्ष होती है। तो ये आपकी रेखा जो दिखाई दे रही है, ये मुख्य अक्ष होती है, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक रेखा जो इसके मध्य से गई है, ये मुख्य अक्ष होती है, जो कहाँ से जाती है? वक्रता केंद्र से जाती है। तो इसका वक्रता केंद्र जो है, सेंटर पॉइंट, वो सी यहाँ पर है, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से है। तो देखिए, इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु यहाँ पर रखी है। इस डायग्राम को भूल जाओ, अभी हम ही जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो केवल। आपको रेखा खींचनी है एक, और यहाँ पर एक वस्तु रखी है इस पॉइंट पर, ये वस्तु ओ है। इस वस्तु ओ से यहाँ से प्रकाश किरण चलेंगी, और आपको पता है किसी प्रतिबिंब निर्माण में दो किरणें चलती हैं। कितनी चलती हैं? दो किरणें। तो एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर गई, इस प्रकार से वक्रता केंद्र से होते हुए आप देख सकते हैं। और दूसरी जो है किरण, वो इस प्रकार से जाएगी। तो यहाँ से इस प्रकार से गई और इस पृष्ठ पर, यहाँ पर एम वाले भाग पर आकर के टकराई। इस पृष्ठ के जो अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ, उस पर जाकर के टकराई। जब यहाँ पर टकराएगी तो आपको पता है प्रकाश किरण पहले यहाँ पर कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है, और इधर कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम, सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होता है? अविलंब की ओर झुकती है। तो सबसे पहले अविलंब ड्रॉ करेंगे। अविलंब कैसे बनाएंगे? अवलंब जो बनेगा वो वक्रता केंद्र से मिला दो। तो वक्रता केंद्र से हम इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो यहाँ से एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से, तो ये हो जाता है अविलंब। तो आपको पता है यहाँ से ये प्रकाश की किरण गई और ये अविलंब है, तो इसके बीच में यहाँ पर जो कोण बन रहा है आप देख सकते हैं, ये वाला कोण, ये वाला जो कोण आपको दिखाई दे रहा है, आई है। ये कितना है? आई है यहाँ से, ठीक है नहीं। अब ये किरण जब वो उससे अंदर जाएगी तो आपको पता है वो अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुकेगी, ठीक है नहीं। प्रकाश किरण को जाना चाहिए इस प्रकार से, ऐसे जाना चाहिए, परंतु ऐसे ना जाकर के वो इस प्रकार से झुक जाएगी, थोड़ा सा झुक गई है यहाँ पर। और यहाँ पर जो बन रहा है, इसे कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण, और ये होता है आपतन कोण, ठीक है। ये अवलंब हो गया। तो अब यहाँ से इस प्रकार से हुआ, तो आपको पता है कि ये थोड़ा सा झुक गई, वेंड हो गई यहाँ पर। तो अब क्या होगा कि यहाँ से देखो आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं जाकर के, तो ये पीछे ही मिलेंगी। तो इस वाली किरण को जब पीछे की तरफ ले जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पर आकर के, और ये वाली किरण को पीछे लेके आओ, तो यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ये प्रतिबिंब कैसा है? ये प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है, वास्तविक नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से वस्तु से प्रकाश की किरण यहाँ पर गई, तो यहाँ इनके बीच में कौन बना है? अल्फा। और यहाँ से अगर इसकी बात करेंगे, इस वक्रता वक्रता केंद्र से इसको मिला रहे हैं, तो यहाँ पर कौन बन रहा है? गामा।
और जब इसको पीछे लेके आए तो यहाँ पर कौन बन रहा है, बीटा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये पी क्या है, इसका ध्रुव है, ये वाला जो पृष्ठ है इसका अपवर्तक पृष्ठ इसका, ठीक है नहीं। अपवर्तक पृष्ठ कौन सा है, ए और बी, ये वाला अपवर्तक पृष्ठ है, इसी पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इस एम बिंदु से इस पर एक लंब खींच देंगे। तो इस पर लंब खींच दिया यहाँ से, तो ये एन बन गया, ये वाला पॉइंट कौन सा बन गया, एन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या त्रिभुज हो गया, एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये वाला त्रिभुज हो गया, और एक आपको ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपके यहाँ पर 3 त्रिभुज हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना, ये आपका डायग्राम बन के तैयार होता है। आपको यहीं से अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है। क्या करना है, अपवर्तन का सूत्र निकालना है। तो सूत्र किस प्रकार से निकलेगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप इसकी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में आपको क्या लिखना है कि माना माना ए बी क्या है, ए बी एक अपवर्तक पृष्ठ है, कौन सा, उत्तल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है नहीं, जिसका ध्रुव जो है वो पी है, क्या है, पी है, वक्रता केंद्र सी है। तब चित्रा अनुसार एक वस्तु जो है ओ, वस्तु जो है ओ, वो कहाँ रखी है, मुख्य अक्ष पर रखी है, बाईं ओर रखी गई है। कहाँ रखी गई है, बाईं ओर, वस्तु ओ रखी गई है, ठीक है नहीं। जिसका प्रतिबिंब जो आई है वो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है नहीं, आई बन रहा है, बनता है। तब निम्न गणना करने पर, तो निम्न गणना से पहले आपको क्या करना है, स्नेल का नियम लगाना है, क्योंकि अपवर्तन संबंधित स्नेल का नियम ही है, तो हम यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो है थ्योरी में आपको इस प्रकार से लिखना है। आप थ्योरी देख सकते हैं, थ्योरी में कुछ नहीं है, जो इसमें यहाँ पर लिखा है वही है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएंगे। तो स्नेल का नियम लगाते कैसे हैं, स्नेल का नियम लगाते हैं कि जब यहाँ पर प्रकाश की किरण, देखो इसको मैं मान लेता हूँ N2, क्या मान लेता हूँ, N2 माध्यम, इसको N1 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर प्रकाश की किरण जाती हैं, पहले उस माध्यम को लिया जाता है, उसके बाद जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है उस माध्यम को लेते हैं। ठीक है, स्नेल के नियम लगाने का प्रयोग क्या होता है। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। तो स्टूडेंट स्नेल के नियम से जब यहाँ पर करेंगे तो स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है एन, अपवर्तनांक के बराबर होता है, नियतांक वैल्यू आती है। अब ये अपवर्तनांक किसके बराबर होगा, ये अपवर्तनांक जो होगा स्टूडेंट आपका जो होगा वो किसके बराबर होगा, मैं इसके बराबर कर सकता हूँ, कहाँ किरण जा रही है, दूसरे माध्यम में जा रही थी, तो N2 हो जाएगा, बट्टे में कौन सा आएगा, N1 वाला भाग आएगा, ठीक है नहीं, N1 में। तो इसको आप किस प्रकार से लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो इस प्रकार से कि यहाँ पर हो जाएगा साइन आई बट्टे में हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर साइन साइन आर बराबर यहाँ पर हो जाएगा N2 बट्टे में हो जाएगा N1। ठीक है, इतना यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया, मैंने क्या किया है, केवल स्नेल का नियम लगाया है। प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, सबसे पहले दूसरे माध्यम में। आप देख सकते हैं इस डायग्राम से प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है, और कहाँ से आ रही है, पहले से माध्यम से आ रही है, तो दूसरा ऊपर आएगा, पहला वाला नीचे आएगा। ठीक है, इस प्रकार से स्नेल का नियम लगाते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, स्नेल का नियम लगाया है। ठीक है, कुछ नहीं किया अभी मैंने, केवल स्नेल का नियम लगाया स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका गुणा इसमें। चलिए स्टूडेंट, इसमें आपका कर देते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा साइन आई, यहाँ N1 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर N2 साइन आर। ठीक है स्टूडेंट, जब स्टूडेंट कोण सूक्ष्म होते हैं, जब कोण सूक्ष्म होते हैं तो साइन आई को हम लिख सकते हैं आई केवल, और साइन आर को लिख सकते हैं बराबर में हम आर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर वही करना है कि जब कोण सूक्ष्म है तब, ठीक है नहीं, तब हम लिख सकते हैं साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख सकते हैं। तो चलिए, तो स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा जब कोण अति सूक्ष्म है तब यहाँ पर साइन आई को हम लिख सकते हैं आई और साइन आर को लिख सकते हैं हम आर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये कि N1 आई हो जाएगा और इक्वल में हो जाएगा N2 आर हो जाएगा, क्योंकि साइन आई की जगह पर आई हो जाएगा और साइन आर की जगह पर आर हो जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे स्टूडेंट, ठीक है नहीं, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको आई और आर का ही मान निकालना है। ठीक है, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो चलिए डायग्राम की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि अगर हमें आई का मान निकालना है तो आई का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज, अगर हमें आई चाहिए, देखो आई कहाँ से कहाँ तक है, आई ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण है। ठीक है स्टूडेंट, आई कहाँ से कहाँ तक का कोण है, आई आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण है। तो यहाँ पर त्रिभुज बन रहे हैं आपके, देखो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है नहीं, 3 त्रिभुज हैं यहाँ पर आपके। तो हमें यहाँ पर आई निकालना है, पहले आई लेंगे, तो आई निकालेंगे तो किस प्रकार से निकलेगा, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज, आप इस वाले त्रिभुज की बात करो, यहाँ से लेके ये वाला और यहाँ से लेके ये वाला, ठीक है नहीं, ये पूरा त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो आपको देखेंगे ये वाला कोण जो है बहिष कोण हो जाएगा, बाहर का कोण हो जाएगा, और ये अंदर का कोण ये वाला अल्फा और ये गामा। तो बहिष कोण का मतलब ये होता है, जो बहिष कोण होता है वो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। बहिष कोण जो होता है वो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है बहिष कोण।
तो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई ओ एम सी, अगर हम बात करेंगे ओ एम सी में, तो यहाँ पर आई बराबर निकल के आएगा अल्फा प्लस गामा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ निकल के आएगा तुम्हारा अल्फा प्लस गामा निकल के आएगा। और अगर हमें आर निकालना होगा तो, और अगर तुम आर निकालोगे तो आप यहाँ पर कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए आप त्रिभुज कौन सा ले सकते हैं। तो आर निकालने के लिए हमें चाहिए आर, तो आर कैसे निकलेगा, तो आर निकालने के लिए आपको त्रिभुज कौन सा लेना होगा वो देखना है। तो यहाँ से देखो, ये वाला लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सभी त्रिभुज यहाँ तक है, ठीक है नहीं। और वहिष्ठ कोण कितना है, ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं हम। देखो हमें क्या निकालना है, आर निकालना, आर यहाँ तक कोण तो है, तो ये वाला वहिष्ठ कोण हो जाएगा इस वाले पूरे त्रिभुज के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, ठीक है नहीं। तो आर बराबर हो जाएगा बीटा प्लस गामा हो जाएगा, ठीक है नहीं, आर बराबर बीटा प्लस गामा हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से हम इनकी वैल्यू निकालेंगे त्रिभुज से। त्रिभुज आप देख लीजिए ओ एम सी, पहले आई निकालने के लिए, और फिर हम आई एम सी लेंगे। तो आई बराबर का निकलेगा अल्फा प्लस गामा, और हमारा आर बराबर निकलेगा बीटा प्लस गामा, ठीक है नहीं। इस प्रकार से निकालेंगे, इसी से निकालेंगे हम, ठीक है। तो चलते हैं, वही मैं लिखूंगा यहाँ पर, त्रिभुज के नाम लिखूंगा आई एम सी, और एक त्रिभुज का नाम लिखूंगा ओ एम सी, ठीक है। तो चलते हैं, त्रिभुज ओ एम सी में यहाँ पर निकालेंगे, तो हमारा आई बराबर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा अल्फा प्लस गामा, ठीक है नहीं। और अगर हम त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर आई एम सी लेते हैं, तो मैं अगर वहिष्ठ कोण जो होता है वो वहिष्ठ कोण कितना था तुम्हारा आर था, तो वो हो जाएगा तुम्हारा बीटा प्लस गामा, क्या हो जाएगा बीटा प्लस गामा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये वैल्यू उठा के समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, कहाँ रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए रखते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, समीकरण फर्स्ट से, अब समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में अगर इस वैल्यू को यहाँ पर रखोगे तो हो जाएगा एन वन, यहाँ पर हो जाएगा आई की जगह पर रखेंगे अल्फा प्लस गामा, बराबर में हो जाएगा एन टू, यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस गामा, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे इसके अंदर, तो हो जाएगा ये एन वन अल्फा प्लस एन वन गामा, बराबर ऐसे इसका अंदर गुणा कर देंगे तो एन टू बीटा प्लस एन टू गामा, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से हो जाएगा। ये तुम्हारे यहाँ पर जो निकल के आया है इसको हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड नाम दे देंगे, इसको समीकरण सेकंड नाम दे दो, ठीक है नहीं, समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है नहीं। और नहीं भी दोगे तो कोई भी बात नहीं, चलेगा। अब देखो यहाँ पर कोण सूक्ष्म थे तो हमने साइन आई को आई लिखा, परंतु कोण सूक्ष्म होने के लिए हम अल्फा को टेन अल्फा लिख सकते हैं, और गामा को टेन गामा, और बीटा को टेन बीटा लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। तो कोण सूक्ष्म होने के लिए भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोण सूक्ष्म के लिए, कोण सूक्ष्म सूक्ष्म के लिए, सूक्ष्म के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो टेन अल्फा है, टेन अल्फा, टेन अल्फा मतलब अल्फा को, सॉरी अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा लिख सकते हैं, लगभग में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और टेन बीटा किसको लिख सकते हैं हम, टेन बीटा जो लिख सकते हैं हम, टेन बीटा लिख सकते हैं हम, मतलब बीटा को टेन बीटा लिख सकते हैं। और टेन गामा जो लिखा जाएगा वो किसको लिखा जाएगा, वो तुम्हारा लिखा जाएगा गामा को। तो टेन अल्फा को अल्फा लिखो या अल्फा को टेन अल्फा लिखो, बात वही है ना। तो वही हम यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ टेन अल्फा टेन गामा, टेन बीटा टेन गामा, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एन वन टेन अल्फा, ठीक है नहीं, प्लस एन वन टेन गामा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एन टू टेन बीटा प्लस एन टू टेन गामा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इन टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा का मान निकालेंगे, और वो त्रिभुज हम वहीं देखेंगे, चित्र में दिया है उस चित्र से ही निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए वहां से देखते हैं कि टेन अल्फा का मान कैसे निकालें, टेन गामा का मान कैसे निकालेंगे। तो चलिए वहां पर चलते हैं, उसी से निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हमें टेन अल्फा का मान चाहिए तो यहाँ पर आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये वाला ओ एम एन, त्रिभुज ओ एम एन में अगर टेन अल्फा लगाएंगे तो टेन अल्फा हो जाएगा लंब, लंब ये हो जाएगा लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। टेन अल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो आधार तो ये होगा ओ एन हो जाएगा, और लंब हो जाएगा एम और एन हो जाएगा, ठीक है नहीं। ऐसे टेन बीटा निकालेंगे तो टेन बीटा निकल के आएगा तुम्हारा, लंब तो यही रहेगा, आधार हो जाएगा एन और आई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे हम टेन गामा निकालेंगे तो ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा, यहाँ से लाके समकोण त्रिभुज में तो लगा सकते हैं टेन अल्फा वगैरह, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर लगाएंगे तो लंब तो यही रहेगा, आधार क्या एन और सी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे, लंब तो यही रहना है, केवल आधार चेंज होंगे, आई एन हो जाएगा एक आधार बीटा के लिए, और अल्फा के लिए हो जाएगा ओ एन हो जाएगा, और गामा के लिए एन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं त्रिभुज से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो चलिए वहाँ पर हम करते हैं इसी प्रकार से इन त्रिभुजों को लेकर के, ठीक है। तो चलते हैं, तो चलिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर त्रिभुज ओ एन एम, ये सभी समकोण त्रिभुज हैं। कैसे समकोण है, समकोण त्रिभुज, ठीक है नहीं। अब इनमें हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में हम अलग अलग से क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं, टेन बीटा निकाल रहे हैं, और इसके लिए टेन गामा है, और इसके लिए टेन अल्फा। तो इस त्रिभुज के लिए टेन अल्फा निकालेंगे तो निकल गया लंब, लंब तो क्या रहेगा, एन और एम रहेगा,
आधार क्या रहेगा यहाँ पर, वो हो जाएगा तुम्हारा O और N हो जाएगा, ठीक है नी, इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे अगर इसका निकालेंगे तो ये निकल के आएगा, लंब तो वही रहना है और आधार क्या हो जाएगा, I और N हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका निकालेंगे तो लंब तो वही रहना है और आधार क्या हो जाएगा, केवल तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा C और N हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निकल के आएगा। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो इसमें जब वैल्यू रखी जाएगी तो ये क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी N1 और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा ये तुम्हारा NM वट्टे में ON, ठीक है नी, यहाँ पर हो जाएगा। अब इस प्रकार से N1 गामा की जगह पर रखेंगे तो गामा तुम्हें दिया है NM वटे CN, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। बराबर ऐसे यहाँ पर रखेंगे तो N2 यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा क्या, बीटा का दिया है तो NM वटे में हो जाएगा IN, ठीक है नी, इस प्रकार से। और यहाँ पर प्लस में है N2, यहाँ पर तुम्हारा क्या गामा का दिया है NM और वट्टे में दिया CN, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर NM कॉमन मिल जाएगा तो कट जाएगा यहाँ से, तो ये NM गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा N1 बट्टे ON प्लस N1 बट्टे CN, यहाँ पर रह जाएगा N2 बट्टे IN, यहाँ पर जाएगा N2 बट्टे CN, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा, ये सभी कॉमन ले जाएगा इसमें से, यहाँ से NM कॉमन मिलेगा तो ये बाहर आएगा, यहाँ से कॉमन मिलेगा तो इस वाले NM से ये पूरा कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लेंगे ना, इसको यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ पर किस प्रकार से बचेगा। चलिए मैं इसको कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर लिया है, यहाँ से NM को कॉमन ले लेंगे तो NM को कॉमन ले लिया, यहाँ से भी NM को कॉमन ले लिया तो N1 बटे ON बचा और यहाँ पर N1 बटे NC बचा और यहाँ पर N2 बटे IN बचा और यहाँ पर N2 बटे NC बचा, यहाँ से कॉमन ले लिया ऊपर से। अब देखो इससे तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचा, केवल तुम्हारा यहाँ बचा N1 बटे ON बचा प्लस N1 बटे NC बचा बराबर N2 बटे IN बचा प्लस N2 बटे NC बचा, इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, इसमें चिन्ह प्रपाटी के हिसाब से आपको यहाँ पर इनकी वैल्यू लगानी है। तो एक कंडीशन और आपको यहाँ पर लिखनी है क्या, कि जब पृष्ठ का जो उत्तल पृष्ठ है उसका द्वारक छोटा है, तो जब जब उत्तल 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 पृष्ठ का द्वारक कैसा है, द्वारक छोटा है, जब द्वारक छोटा है तब जो P लगभग होंगे बराबर, यानी कि पास पास होंगे, निकट होंगे, बहुत पास होंगे एक तरह से, ठीक है नी। तो हम N की जगह पर केवल P रख देंगे, यहाँ पर सब की जगह पर क्या रख देंगे, P रख देंगे। मैं समझाऊंगा अभी कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है नी। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, N1 बटे, हम इसको लिख सकते हैं PO लिखो, ठीक है नी, PO प्लस N1 बटे इसको PC लिखेंगे बराबर N2 बटे इसको लिखेंगे PI लिखेंगे प्लस N2 बटे इसको PC लिखा जाएगा, ठीक है नी। लगभग में हमने लिख दिया यहाँ पर क्योंकि उसके पास में ही है, जो हमने लंब बनाया था वो लगभग उसके पास में ही तो है, ठीक है नी। जब द्वारक छोटा होगा तो उसके पास ही होगा वो लंब, ठीक है नी। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रखेंगे चिन्ह प्रपाटी से। तो अब यहाँ पर हम चिन्ह प्रपाटी से मान लेने पर, ठीक है नी, मान लेने पर अब यहाँ पे हम PO के मान लेंगे, PC का मान लेंगे और PI का मान लेंगे, ठीक है नी। इन तीनों का हम मान निकालेंगे। O क्या था, यहाँ वस्तु थी, O वस्तु से ध्रुव तक की दूरी, तो वो वस्तु से ध्रुव तक की दूरी हम यहाँ पर नापते हैं। एक बात ध्यान रखना, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां प्लस में और उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होती हैं, माइनस में ली जाती हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको चित्र से क्लियर करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये है आपतित किरण की दिशा, तो ये ऐसे किरण जा रही है, तो इस दिशा में जो दूरियां मापी जाएंगी वो प्लस में होंगी और इसके विपरीत मापी जाएंगी वो कैसी होंगी, माइनस में होगी। ध्यान रखना है, दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, उसके ध्रुव से दूरी मापी जाती है। तो ध्रुव से जब दूरी मापेंगे तो ध्रुव ये है P, ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये पास पास क्यों है, क्योंकि जब ये द्वारक छोटा होगा ना तो ये इसके पास ही होगा, लगभग जिसके जो लंब हमने बनाया है इसके पास आ जाएगा। जब इसको छोटा बनाएंगे तो, ठीक है नहीं, बहुत छोटा सा बनाएंगे तो द्वारक छोटा होगा, तो ये N और P लगभग पास में होंगे, इसलिए मैंने वहाँ पे N की जगह P रखवाया, ठीक है नहीं। अब देखिए ये जो P है, इस P से दूरी मापी जाती है हमेशा, P से इधर माप सकते हैं, P से इधर माप सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए वस्तु यहाँ पर है, तो वस्तु की दूरी कितनी है, यहाँ से PO हम बात कर रहे हैं, P और O, ठीक है नहीं। तो वस्तु की दूरी हम माप रहे हैं विपरीत डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो दूरी ली जाएगी वो कैसी होगी, माइनस में, परंतु हम यहाँ पे U लेते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, U। और अगर हम इससे प्रतिबिंब की दूरी तक लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम V नाम देते हैं प्रतिबिंब को, तो ये V हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्रुव से, ठीक है, इस तरह यहाँ से। और यहाँ से अगर वक्रता केंद्र की हम दूरी को मापेंगे तो वो लेंगे हम यहाँ पर R को, क्या लेंगे यहाँ पे R को लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, इसकी डायरेक्शन में मापेंगे तो प्लस में आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर तो P और C जो आएगा वो प्लस में आएगा और यहाँ पर P और O आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में किरण ऐसे जा रही है, हम ऐसे दूरी माप रहे हैं, ध्रुव से मापते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी माइनस में आएगी, परंतु वक्रता केंद्र की दूरी जो आती है वो प्लस में आएगी R, ठीक है। तो चलिए यही वैल्यू यहाँ पर रखनी है और उसको हल कर देंगे, ठीक है नहीं। तो चलते हैं,
ये वैल्यू को रख करके उसको थोड़ा-सा सॉल्व करेंगे, आपका सूत्र निकल आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, पीओ हो जाएगा वस्तु दूरी, तो ये माइनस में हो जाएगी और पीसी वक्रता त्रिज्या ये प्लस में रहेगी यहाँ पर तुम्हारी, और प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो माइनस में होगी, इस प्रकार से। अब इन वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा n1 बटे पीओ, माइनस का यू लिया जाएगा यहाँ पर, प्लस n1 बटे इसमें r लिया जाएगा, बराबर हो जाएगा n2 बटे हो जाएगा पी आई, एन माइनस का वी लिया जाएगा, और ऐसे यहाँ पर प्लस n2 बटे हो जाएगा प्लस का r लिया जाएगा। अब आप इसको इधर ले आओ और इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर n2 बटे प्लस का हो जाएगा, जब माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो v हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो गया, और ये यहाँ पर माइनस का है तो ये माइनस रहेगा, n1 बटे u रहेगा, ठीक है, और ये यहाँ से इधर आ जाएगा तो हो जाएगा n2 बटे में r और माइनस के n1 बटे में r, ठीक है नहीं, इस प्रकार से होगा। अब आगे क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ से देखो, वैसे तो आपका इतना ही हो गया ये सूत्र, इतना आपका सूत्र हो चुका है, इतना ही वैसे सूत्र होता है इसका, ठीक है नहीं। तो ये आपका यहाँ पर सूत्र होता है जो कि अपवर्तन का सूत्र है, इसी प्रकार से निकलता है। यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक सही है, ठीक है नहीं, यहाँ तक सही है। आप चाहो तो यहाँ पर इसका हर मतलब लासा लेके इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, वैसे तो आपका यही क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका यहाँ पर सूत्र निकल के आता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य तैयार करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ऐसा सूत्र होता है, इसको थोड़ा-सा अगर करना चाहो तो इसका लासा ले लेंगे और कुछ नहीं। और यदि यहाँ पे कंडीशन लगा दें कि यहाँ पर n1 क्या था आपका, वायु माध्यम, तो वायु के लिए जो n1 है वो उसको 1 मान लेंगे, और जो n2 है उसको हम n मान लेंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, n2 है तो ये तो n हो जाएगा, बट्टे में v हो जाएगा, और माइनस ये 1 हो जाएगा, बट्टे में u हो जाएगा, बराबर n2 है तो n रहेगा, बट्टे में r हो जाएगा, -1/r हो जाएगा, ठीक है ना? इस प्रकार से जो हो जाएगा सूत्र यहाँ पर तुम्हारा, ठीक है स्टूडेंट? तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये सूत्र बन जाएगा। तो ये जब कंडीशन वायु और उसकी हो तब। और एक बात ध्यान रखना, जब प्रकाश किरण कहाँ से जा रही हो, विरल से सघन में जा रही हो, तब के लिए ये फॉर्मूला होगा, सघन में जा रही हो, ठीक है नहीं। और यदि सघन से विरल में आ रही हो तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे, n2 की जगह पर n1 और n1 की जगह पर n2 कर देंगे, ठीक है नहीं। तो चलिए मैं उस फॉर्मूला को भी लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन जाती है तब के लिए फॉर्मूला ये रहेगा जो अभी मैंने निकाला था, और जब प्रकाश किरण सघन से विरल जाएगी तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर n2 है वहाँ पे n1 हो जाएगा, जहाँ n1 है वहाँ n2 हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है नहीं। तो इन फॉर्मूला को भी आपको ध्यान में रखना है कि जब सघन से विरल में जा रही है तब के लिए कौन सा लगाएंगे, तो ये इससे न्यूमेरिकल बनता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। n1 क्या है, n क्या है, ये अपवर्तनांक है, माध्यम 1 का माध्यम 2 का, और v और u क्या है, वस्तु की दूरी वगैरह है, ठीक है नहीं, और r त्रिज्या होती है, ठीक। तो ये होता है इसका डेरिवेशन, चाहे तुम्हारा उत्तल हो चाहे अवतल हो, फॉर्मूला तो यही निकल के आना है, ठीक है, किसी से भी कर लो। वहाँ पर आपको पूछेगा कि गोलीय अपवर्तक के लिए अपवर्तन का सूत्र बताइए, ठीक है नहीं, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो इसी प्रकार से निकालना होगा आपको, ठीक है नहीं। तो ये डेरिवेशन होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाया है आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है नहीं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।